सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर तुमने इससे पहले का एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो पहले जाओ और जाकर उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वाला एपिसोड। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शीहाओ का सामना पर्पल सन हेवनली लॉर्ड से हो जाता है, जिसे कि अपने पावर्स पर काफी ज्यादा घमंड था, लेकिन शीहाओ उसे और उसके घमंड उन दोनों को ही तोड़कर रख देता है और जरूरत पड़ने पर वो अपने कुनपेंग टेक्निक एक प्रेशियस आर्ट का भी इस्तेमाल करता है और अपनी बॉडी को ट्रू कुनपेंग बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर लेता है, जो देखकर उस बंदे को भी अपनी औकात समझ में आ जाती है। और इसी दौरान शीहाओ के पावर इंपैक्ट की वजह से इमॉर्टल मेंशन का गेट भी ओपन हो जाता है, जिस वजह से शीहाओ कहने लगता है कि क्योंकि ये इमॉर्टल मेंशन का गेट मेरे वजह से ओपन हुआ है तो तियान शेन एकेडमी के डिसाइपल्स पहले जाएंगे, जिस पर वो तीनों सुप्रीम जीनियस उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनका मानना था कि तियान शेन एकेडमी के वॉरियर्स बहुत ही ज्यादा कमजोर है। लेकिन जब शीहाओ अपनी ट्रू पावर्स का नमूना सभी को दिखाता है तो सबकी बोलती बंद हो जाती है। लेकिन इसी दौरान वो पर्पल सन वाला बंदा एक बार फिर से शीहाओ से भिड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो शीहाओ का कुछ नहीं बिगाड़ पाता और हार जाता है। जिसके बाद शीहाओ और उसके सभी दोस्त उस मेंशन गेट के अंदर चले जाते हैं, जिसके अंदर शीहाओ का सामना क्रिम्सन ड्रैगन से होता है। और अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें पर्पल सन, लैनशियान और उस मोंक वाले सेक्ट मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि शीहाओ के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। जो नजारा देखकर शीहाओ उनसे कहने लगा है कि अच्छा, तो इस ड्रैगन के पीछे तुम लोगों का हाथ है, तुम लोग जो कि खुद को सुप्रीम जीनियस कहते हो, तुम लोग अब इतने ज्यादा लालची हो गए हो कि अपनी सारी डिग्निटी, सारे ऑनर को बिना सोचे समझे दूर फेंक दिया और खुद को कहते हो कि हम इस वर्ल्ड का फ्यूचर है जो इसे बचाएंगे। तुम लोगों को तो शर्म आनी चाहिए। जो बात सुनकर वो मोंक वाला सेक्ट मास्टर, जिसका नाम मेंगदाओ है, वो शीहाओ से कहने लगता है कि असल में मैंने इसे नहीं भेजा, लेकिन अब जबकि मुझसे गलती हुई है तो मैं तुमसे माफी चाहता हूँ और तुम चिंता मत करो, बल्कि मैं तो खुद उस ड्रैगन को पकड़कर सजा दूंगा। जहां पर हमें उस क्रिम्सन ड्रैगन को भी दिखाया जाता है और इसका भी कल्टीवेशन लेवल वॉइड डाउ रियलम पर होता है, जो कि यहाँ पे शीहाओ से कहने लगता है कि इस टकले को वे वजह लोगों को मारना बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन मुझे तो बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे लोगों को तड़पा तड़पा कर मारने में बड़ा सुकून मिलता है। और तुम तो बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि मैं तो तुम्हें कच्चा चबाकर इससे भी ज्यादा दर्दनाक मौत दूंगा। और फिर नेक्स्ट सीन में पर्पल सन, लॉर्ड, मेंगदाओ, लैनशियान, ये तीनों ही सुप्रीम जीनियस शीहाओ पे एक साथ टूट पड़ते हैं, जो नजारा देखकर शीहाओ कहता है कि ये वाकई में एक परफेक्ट टाइम है अपनी कुनपेंग ट्रेजर टेक्निक को आजमाने का। जो कहते साथ ही शीहाओ यहाँ पर कुनपेंग फाइटिंग हेवन आर्ट नाम के एक मेथड का इस्तेमाल करता है, जिसमें वो अपनी बॉडी को एज अ सीड की तरह यूज करता है, जिससे वो और भी ज्यादा पावरफुल बन गया था। और फिर वो कुनपेंग फीस्ट का यूज करके ब्लू फेरी के बैरियर पर एक जोरदार फीस्ट अटैक जड़ देता है, जिसे वो भी नहीं संभाल पाती है। जहां पर हम देखते हैं कि शीहाओ की स्पीड ही इतनी ज्यादा फास्ट थी कि उन तीनों को खुद को संभालने तक का मौका भी नहीं मिलता। और अब शीहाओ से लाते और गुस्से खाने के बाद इनकी भी अक्ल ठिकाने में आ गई थी कि शीहाओ को हल्के में लिया जाए, ऐसा वो बंदा नहीं है। जिसके बाद शीहाओ उस ड्रैगन को अपने हाथों से पकड़ते हुए 9-2-11 हो जाता है, जबकि इधर वो तीनों उसे देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि शीहाओ तब तक यहाँ से जा चुका था। जहां पर वो क्रिम्सन ड्रैगन, जिसे कि शीहाओ ने गर्दन से पकड़ रखा था, वो दर्द के मारे चिल्लाता है और रोते हुए अपनी जान की भीख मांगता है। और वो शीहाओ से कहता है कि भाई प्लीज मुझे छोड़ दो और मेरी जान बख्श दो, मैं दोबारा ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। जहां पर वो उस चकले को भी आवाज लगाता है कि मुझे इससे बचा लो, वरना आज तो मेरी खैर नहीं। लेकिन तभी शीहाओ उसे एक चपेट लगाता है और कहता है कि अभी थोड़ी देर पहले तो तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे और कह रहे थे कि तुम मुझे कच्चा चबा जाओगे, और अब खुद यहाँ मेरे सामने अपनी जान की भीख मांग रहे हो। जो कहकर शीहाओ उसे अपने स्पेस में रख लेता है और कहता है मैं इस रेड ड्रैगन को मेरे बाकी के दोस्तों के साथ रोस्ट करके खाऊंगा। जिसके बाद हम लोग यहाँ पर उसी ब्लू प्रिंसेस को देखते हैं, जो कि खुद को काफी ज्यादा कमजोर महसूस कर रही थी, और वो यहाँ पर अपने मन में कहने लगती है अब मैं समझ गई कि आखिर हुआंग की ताकत इतनी ज्यादा टेरिफाइंग क्यों है। अगर मैं इससे फाइट नहीं करती तो मुझे कभी भी इसकी ट्रू पावर्स का पता नहीं चलता। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो पर्पल सन, लॉर्ड गुस्से के साथ में शीहाओ का पीछा करना शुरू कर देता है, जिस पर वो ब्लू फेरी कहती है कि तुम्हें गुस्से से काम नहीं लेना चाहिए। जो कहते हुए ये दोनों भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। जिसके अब अगले सीन में हमें अंडरग्राउंड इमॉर्टल मेंशन का नजारा दिखाया जाता है, जहां पे अपना शीहाओ भी पहुंच गया था। इसके साथ ही हम देखते हैं कि ये पूरी जगह एक शील्ड से प्रोटेक्टेड थी और ये जगह बिल्कुल ही एक स्पेस जैसी लग रही थी, जैसे कि मानो इस इमॉर्टल पैलेस के अंदर अपना ही एक यूनिवर्स मौजूद हो। जो नजारा देखकर शीहाओ कहता है कि इस मेंशन ने तो अपनी एक अलग ही दुनिया बना रखी है। तभी उसकी नजर हेवनली इंस्टीट्यूशन एकेडमी यानी तियान शेन एकेडमी के डिसाइपल्स पर पड़ती है, जो कि वहां पर उस अंडरग्राउंड इमॉर्टल मेंशन के एंट्रेंस पर मौजूद होते हैं। कि तभी यहाँ पर उसे अपने पीछे से पर्पल सन लॉर्ड की चिल्लाने की आवाज आती है, जो कि शीहाओ से कहता है कि हुआंग तुम मुझसे बचकर भाग नहीं सके। इसी दौरान वो पर्पल सन लॉर्ड शीहाओ से लड़ने के लिए अपनी इमॉर्टल सीड के पर्पल एनर्जी का ट्रू फॉर्म मैनिफेस्टेशन को एक्टिवेट कर लेता है, जहां पर वो शीहाओ से कहता है कि आओ और फिर से मेरे साथ लड़ो। और इस बार उसने अपनी हेवनली टेक्निक का भी यूज किया था, जिससे वो एक ग्रेट मिस्ट हैल्बर्ड वेपन को भी बाहर निकाल लिया था। जबकि इधर शीहाओ
को उसकी पावर पहले से काफी ज्यादा वीक लग रही थी, जो देखकर शीहाओ कहता है बाहर जब ये अटैक कर रहा था तो बाहर का एनवायरनमेंट इसके पर्पल एनर्जी को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रही थी, और यही वो रीजन है कि उस वक्त इसकी ताकत काफी ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन यहाँ की बात अलग है, यहाँ इनफ अमाउंट में पर्पल एनर्जी नहीं है, जिसकी वजह से इसके पर्पल सीड जो कि ट्रू पावर्स है वो सप्रेस हो गई है। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो पर्पल सन लॉर्ड अपने ट्राइडेंट को शीहाओ की तरफ तेजी से थ्रो कर देता है, जो देखकर शीहाओ भी यहाँ पर अपनी गॉड बॉडी को एक्टिवेट कर देता है, जो कि काफी ज्यादा कूल एंड बेडेस नजर आ रहा था। और फिर शीहाओ कुनपेंग फीस्ट का इस्तेमाल करता है और इसके साथ लाइटनिंग एम्परर टेक्निक का भी यूज करता है और उस ग्रेट मिस्ट हेवनली हेल्बर्ड वेपन को कंप्लीटली डिसअपियर करके रख देता है, जिस वजह से पर्पल सन लॉर्ड खून खांसने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि शीहाओ के ऊपर बहुत सारे शार्प नीडल्स से हमला हो जाता है, जो नजारा देखकर शीहाओ भी हैरान था। लेकिन शीहाओ इन सारे अटैक्स को आसानी से संभाल लेता है, जिसके बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हमें नजर आता है। इसी दौरान यहाँ पे हम उसी ब्लू फेरी को देखते हैं जो कि शीहाओ के सामने आकर अपने हेवनली डोम डीमन सीड के पावर्स को रिलीज करती है, जिससे यहाँ पर गैलेक्सी का ट्रू फॉर्म मैनिफेस्ट हो गया था। और फिर ब्लू फेरी गैलेक्सी स्टार नाम का अटैक यूज करती है और बताती है कि मेरे जैसे हेवनली डीमन सीड यूजर के लिए ये बैटलफील्ड बहुत ही ज्यादा सुटेबल है, क्योंकि ये बैटलफील्ड एक हेवनली सीड वालों को ही बिलोंग करती है। तो हुआंग आज देखते हैं कि आखिर तुम्हारी ट्रू स्ट्रेंथ क्या है, जहां पर हम देखते हैं कि वो बहुत से स्टार्स को सीधा शीहाओ की तरफ थ्रो कर देती है, जो नजारा देखकर शीहाओ भी उस लड़की की तारीफ करता है और अपने मन में कहता है कि वाकई में एक स्काई डीमन सीड की पावर बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, यहाँ तक कि ये लोग स्पेस के स्टार्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं और उसकी ट्रू पावर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर शीहाओ फिर भी उससे डरता नहीं और तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ हमें मेंगदाओ को दिखाया जाता है, जो कि कहता है कि हुआंग मुझे भी किसी से कम मत समझो, क्योंकि जब एक मोंक एंशिएंट टाइम के एक इमोर्टल मोंक के रेलिक्स के साथ मर्ज होता है तो उसकी जो बीड्स की पावर्स है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, और मेरी ये जो बीड्स है ये एंशिएंट मोंक के जो डाओ है उनके प्रिंसिपल को कंटेन किए हुए हैं, तो मुझे हल्के में तो बिल्कुल भी मत लेना। और इसी के साथ ही वो अपना बड़ा सा फर्नेस उसकी तरफ थ्रो कर देता है, जहां पर हम देखते हैं कि वो बड़ा सा गोल्डन फर्नेस शीहाओ के नीचे जाकर अपनी ट्रू पावर्स को रिलीज करता है, जिससे यहाँ पर हाई प्रेशर रिलीज हो रही थी, जो कि यहाँ पर शीहाओ को सप्रेस करने की कोशिश करती है। लेकिन उसे सप्रेस करना इसकी भी बस की बात नहीं, हालांकि शीहाओ को इससे डील करने में थोड़ी परेशानी तो हो रही थी, जहां पर वो कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि इस एरा के जो धर्मापात है वो किसी भी मैजिकल आर्टिफैक्ट्स के साथ कनेक्ट होकर अपनी पावर्स को रिलीज कर सकती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि शीहाओ के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था, लेकिन शीहाओ यहाँ पे जानता था कि चाहे ये लोग कुछ भी कर ले, लेकिन ये लोग मेरी स्ट्रेंथ के आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरी बॉडी ही अब एक इन्फिनिट यूनिवर्स बन गई है और मेरी बॉडी ही एक इमोर्टल सीड है। इसी दौरान हम देखते हैं कि शीहाओ अपनी प्राइमोडियल स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है, जहां पर वो अपनी प्राइमोडियल पावर्स का यूज करता है और अपने डिमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन लोटस टेक्निक के साथ एक डिमोनिक मंत्रा का भी यूज करता है, जहां पर हमें शीहाओ के प्राइमोडियल स्पिरिट का एक डिमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है, जिससे यहाँ पर हमें पता चलता है कि शीहाओ का जो डिवाइन सोल है वो अब एक सुप्रीम वेनरेबल बन गया है, जिसने अपनी बॉडी को एज अ सीड की तरह यूज किया है, जिससे मैनिफेस्ट होकर अब उसकी प्राइमोडियल स्पिरिट काउंटलेस फॉर्म में इवॉल्व हो सकती है। अब यहाँ पर शीहाओ के इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर ये सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं और फिर शीहाओ अपने उसी जाइंट से सुप्रीम वेनरेबल स्पिरिट वाली बॉडी के जरिए से उस टकले से कहता है कि बताओ आखिर अब तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम मुझे रोक पाओगे? अब यहाँ पर यह कहना ही था कि शीहाओ उन दोनों के अटैक की तरफ एक अटैक कर देता है, जिससे उनका अटैक कंप्लीटली वैनिश हो जाता है। जिसके बाद अंडरग्राउंड पैलेस में भी हमें कुछ धमाके नजर आते हैं, जिस वजह से यहाँ मौजूद कुछ लड़कियां कहने लगती हैं कि आखिर हुआंग किस तरह की टेक्निक्स को कल्टीवेट कर रहा है, क्योंकि जरा देखो ये तो अकेले ही इन लोगों को निपटा रहा है। जो बात सुन के पास खड़ा बंदा कहने लगता है कि इतना भी ज्यादा क्यूरियस होने वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ इसकी टेक्निक्स कुछ ज्यादा ही सुपीरियर है। लेकिन ये जो बाकी के दो लोग हैं ये लोग भी अब सीरियस हो रहे हैं और अब जैसे ही ये दोनों अपना अगला अटैक करेंगे तो ये दोनों यहाँ से हुआंग का सफाया कर देंगे। जिसके बाद हम ब्लू फेरी को देखते हैं, जो कि अब अपनी एक सुपीरियर एंड प्रेशियस आर्ट का यूज करती है, जो कि एक डिवाइन टेक्निक है और ये डिवाइन टेक्निक एक 9th लेयर डिवाइन एबिलिटी वाली सीक्रेट टेक्निक है। और फिर लैन शियान शीहाओ से कहती है कि हुआंग अभी भी तुम्हारे पास मौका है तो बेहतर होगा कि हार मान लो, क्योंकि मैं तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं चाहती। जो कहते साथ ही वो यहाँ पर 9 टाइप के डिवाइन बीस्ट्स को बाहर निकाल लेती है, जो कि शीहाओ की तरफ टूट पड़ते हैं। जो नजारा देखकर शीहाओ ब्लू फेरी से कहता है कि तुम्हारे इस काइंडनेस के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं भी जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो मेंगदाओ था यानी कि वही टकला, वो यहाँ पर अपने उन सीलिंग बेल्स के जरिए से 6 डिवाइन मंत्रा सीलिंग को एक्टिवेट कर देता है, जिससे वहां पर एक ट्रू गोल्डन बॉडी मैनिफेस्ट होती है। और इसी के साथ मेंगदाओ शीहाओ से कहता है कि ब्रदर हुआंग अगर तुम इस हमले का सामना नहीं कर पाओगे तो बस एक बार मुझसे कह देना और फिर इसके बाद सब कुछ मुझ पर छोड़ देना। जो बात सुन के शीहाओ उससे कहता है कि नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है और लगता है कि तुम मुझे कुछ ज्यादा ही कम आंक रहे हो। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि ये दोनों अपना कंबाइन अटैक शीहाओ की तरफ करने वाले थे, लेकिन इसी दौरान शीहाओ अपना ट्रू प्राइमोडियल रिकॉर्ड बोन डायग्राम को बाहर निकालता है और प्राइमोडियल स्क्रिप्चर डायग्राम के ट्रू पावर्स को रिलीज करता है, जिसकी वजह
से वहां पर बहुत बड़े बड़े स्क्रोल उस डायग्राम से बाहर निकल आते हैं, जिसमें से बहुत ही रेयर टाइप के 10,000 एंशिएंट बीस्ट के डिवाइन स्पिरिट बाहर निकलते हैं, जो कि आते साथ ही लैन शियान के 9 डिवाइन टेक्निक के 9 डिवाइन बीस्ट के स्पिरिट को डिवावर कर जाते हैं, जो देखकर ब्लू फेरी भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहने लगती है कि आखिर ये ऐसा कैसे कर सकता है, आखिर इसके पास ओरिजिन ट्रू प्राइमोडियल रिकॉर्ड का फर्स्ट लेयर कैसे हो सकता है। ये 10,000 स्पिरिट डायग्राम तो बहुत साल पहले ही गायब हो चुका था, तो आखिर ये डायग्राम इसे कैसे मिला। जहां पर वो ये सब सोचकर कंफ्यूज थी कि तभी इसी दौरान वो मोंक अपने सील के जरिए से शी हाउ पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन शी हाउ की प्राइमोडियल स्पिरिट उसे संभाल लेती है और फिर शी हाउ अपने प्राइमोडियल स्पिरिट से टेक्निक को यूज करता है और उस पे अटैक करके उसके सील को तोड़ने लग जाता है। जो नजारा देखकर वो मोंक यहाँ पर अपनी बहुत सी लेयर्स को बनाना शुरू कर देता है, लेकिन शी हाउ के प्राइमोडियल स्पिरिट के पास अब इमोर्टल स्वॉर्ड भी मौजूद थी। वो इससे बहुत ही पावरफुल स्लैशिंग अटैक करके उन सारे लेयर्स को तोड़कर रख देता है। अब यहाँ पर सिचुएशन को बिगड़ता हुआ देखकर वो मोंक अपनी बुद्धा टेक्निक का यूज करता है, जिससे यहाँ पे बुद्धा का एक जाइंट सा फिगर अपीयर हो जाता है, जो कि अपने अल्टीमेट हैंड साइन को बनाकर इसे एक बैरियर की तरह यूज करता है ताकि वो शी हाउ के हमले से बच सके, जो देखकर शी हाउ की प्राइमोडियल स्पिरिट इमोर्टल स्वॉर्ड से एक काफी तगड़ा अटैक उस पर कर देती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि शी हाउ भी पीछे नहीं रहता और वो भी लगे हाथ अपना एक पावरफुल पाम अटैक उस पे दे मारता है, जिसके पावर इंपैक्ट से वो स्वॉर्ड उसके बैरियर को चिढ़ता हुआ उस फिगर के आर पार हो जाता है और उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके रख देता है। और क्योंकि शी हाउ का ये वाला अटैक एक प्लैनेटरी लेवल का था, जिसके इंपैक्ट से ही हमें प्लैनेट्स में डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है, इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर वो मोंक वापस से शी हाउ पे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन शी हाउ की प्राइमोडियल स्पिरिट बड़ी तेजी से उसके फोरहेड पर जाकर उसे टच करता है, जो नजारा देखकर इस बंदे की भी सांस अटक जाती है और इसी के साथ उसे भी एहसास हो जाता है कि शी हाउ की ताकत अब एक अलग ही लेवल पे जा चुकी है और अगर वो चाहे तो वो उसकी बॉडी को भी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकता है। जिसके अगले सीन में हम शी हाउ को देखते हैं, जहां पर वो भी काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था, जहां पर वो अपने मन में कहता है कि मेरी ये जो मिरियड स्पिरिट टेक्निक है ये सच में बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है और इसे यूज करने के बाद मेरी बॉडी पर जो बैक स्लैश पड़ते हैं ये भी बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं और अगर मैंने अपनी बॉडी को ही एक इमोर्टल सीड नहीं बनाया होता तो शायद मेरी बॉडी यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाती और मैं भी यहाँ पे हार जाता। जहां पर हम देखते हैं कि वो जो मोंक वाला सेक्ट मास्टर था वो भी अपने सारे अटैक्स को वापस ले लेता है और फिर शी हाउ से कहने लगता है कि हुआंग तुमसे फाइट करके बहुत ज्यादा मजा आया और अब मैं अपनी हार को भी एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन मैं एक सवाल का जवाब चाहता हूँ, क्या तुमने वाकई में उस नामुमकिन से रास्ते को पार कर लिया जिसे कि आज तक किसी ने भी पार नहीं किया? बताओ, क्या तुमने वाकई में अपनी बॉडी को एक सीड में ट्रांसफॉर्म कर लिया है? अब यहाँ पर ये सुन के सभी हैरान थे। तभी शी हाउ अपने पावर की ओरा को रिलीज करते हुए कहता है कि हाँ, तुमने सही गेस्ट किया, मैंने 3 साल की कड़ी मेहनत करने के बाद फाइनली अपनी बॉडी को एक सीड के रूप में ट्रांसफॉर्म कर लिया है। अब यहाँ पर उसकी ये बात सुन के सभी लोग दंग रह जाते हैं और यहाँ पर जितनी भी लड़कियां थी वो सभी शी हाउ पे फिदा हो जाती है, लेकिन तभी शी हाउ पीछे मुड़कर यहाँ पे अपनी एक सील बाकी के जो लोग थे उन पे लगा देता है और उसने यहाँ पर थंडर एम्परर की सीलिंग फॉर्मेशन का यूज किया था इन लोगों को सील करने के लिए, जहाँ पर वो कहने लगता है कि आज का दिन एकेडमी के लोगों के लिए, इसीलिए उम्मीद करता हूँ कि तुम यहाँ अंदर आकर हमें डिस्टर्ब नहीं करोगे, पर चिंता मत करो, तुम लोगों को दोबारा मुझसे फाइट करने का मौका जरूर मिलेगा और हाँ, ये जो सील है ये 4 घंटे बाद खुद ब खुद डिसअपियर हो जाएगी, फिलहाल के लिए यहीं पर वेट करो। जो कहकर शी हाउ अंदर की तरफ चला जाता है और ये तीनों भी शी हाउ के पीछे पीछे चले जाते हैं, जिसके अब अगले सीन में शी हाउ अपने दोस्तों के पास पहुंच जाता है और उनसे कहता है कि आखिर तुम लोग अभी तक इस पैलेस के अंदर क्यों नहीं गए? यहाँ पर शी हाउ के साथ साथ वो तीनों भी यहाँ पर आ गए थे, जिनकी टूटी फूटी हालत देखकर और शी हाउ को सही सलामत देकर उसके दोस्त और सभी वॉरियर्स बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं कि तभी फॉक्स गर्ल शी हाउ के पास जाकर उससे कहती है कि आखिर तुम कहाँ रह गए थे, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। जिस पर शी हाउ कहने लगता है कि क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं बाद में आऊंगा, तो फिर आखिर तुम लोग इसके अंदर क्यों नहीं गए? कि तभी वो मोटा लड़का उसे आकर बताने लगता है कि मेरे भाई असल में पता है यहाँ पर एक दिक्कत हो गई है, हम लोग अंदर नहीं जा पा रहे हैं। ये जो अंडरग्राउंड पैलेस है ना, ये काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, ऐसा लग रहा है कि इस मेंशन के इर्द गिर्द ये जो बैरियर लगा हुआ है ये किसी तरह की चाबी से खुलेगा, तो बताओ क्या तुम्हारे पास कोई सॉल्यूशन है? जहां पर हम देखते हैं कि वो पर्पल सन लॉर्ड इमीडिएटली उस बैरियर पे अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पे उसकी ताकत भी काम नहीं आती और वो दूर जाके गिरता है, जहां पर शी हाउ जैसे ही उस बैरियर पे लगे उन पैटर्न्स को देखता है तो वो समझ जाता है और तुरंत ही उस ट्रेजर बॉक्स को अपने स्पेस से बाहर निकालता है, जिसके ऊपर बना सिंबल सीधा हवा में फ्लोट करते हुए उस बैरियर के साथ ही रिएक्ट करना शुरू कर देता है, जो देखकर वो मोटा लड़का कहता है, अरे वाह, मुझे लगा ही था कि इसका सॉल्यूशन भी तुम्हारे पास ही होगा। लेकिन यहाँ पे शी हाउ कहता है कि नहीं, सिर्फ ये चाबी काफी नहीं है, इसे खोलने के लिए शायद यहाँ पर पावर्स की भी जरूरत है। जिसके बाद शी हाउ उस बैरियर के पास जाता है, अपना कड़ाकेदार मुक्का रेडी करता है और घुमा के जोरदार पंच सीधा उस बैरियर पे जड़ देता है, जिसकी वजह से इस बैरियर के आसपास लगा जो फॉर्मेशन था वो भी ट्रिगर हो जाता है और बहुत ही टेरिफाइंग एनर्जी रिलीज होती है। इसी दौरान शी हाउ के सामने एक पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसके अंदर से 3 गार्डियंस बाहर निकलते हैं और उनमें से जो मेन गार्डियन था वो यहाँ पे बोलने लगता है कि आखिर वो कौन है जो कि एंशिएंट इमॉर्टल मेंशन के रूइंस को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, जहां पर शी हाउ उन्हें देखकर
ही अपने मन में कहता है कि यहाँ पर भी डार्क इमॉर्टल गोल्ड से बना हुआ एक लिविंग पपेट मौजूद है। इसी दौरान हम देखते हैं कि ये जो पपेट था वो सभी को स्कैन करने में लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ शी हाओ इस पूरे जगह को देखकर समझ जाता है और अपने मन में कहता है कि शायद ये एंशियंट टाइम के इमॉर्टल किंग्स का इलाका है। इसी के साथ वो जो रेड कलर की लाइट थी वो उस रैबिट गर्ल पे जाकर रुक जाती है, जिससे रैबिट गर्ल की बॉडी हवा में फ्लोट करने लगती है। जो नजारा देखकर शी हाओ उसे बचाने की कोशिश तो करता है, लेकिन ये चीज भी काम नहीं आती, जहां पर हम देखते हैं कि रैबिट गर्ल के पास वो जो छोटा सा किलिन था वो उस बैरियर के आर पार हो जाता है, जिस नजारे को देखकर शी हाओ भी हैरान था। इसी के साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर जो गार्डियंस थे वो उस रैबिट गर्ल के सामने आकर कहने लगते हैं कि तुम्हारे अंदर तो एंशिएंट एरा की प्योर ब्लड लाइन है, जिसका मतलब ये है कि तुम अंदर जा सकते हो। जो बात सुनना ही था कि जो रैबिट गर्ल होती है और वो नन्हा किलिन, वो दोनों तेजी से उस बैरियर की तरफ बढ़ जाते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि वो किलिन तो आर पार हो जाता है, लेकिन ये रैबिट गर्ल मुंह के बल जमीन पर गिरती है और वो गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है कि अभी अभी तो तुमने कहा कि मेरी ब्लड लाइन बहुत ही ज्यादा प्योर है, तो मैं अंदर क्यों नहीं जा सकती? जिस पर वो गार्डियन कहने लगता है कि मैं उस किलिन की बात कर रहा था, वो जो यंग किलिन तुम्हारे साथ था वो असल में एंशिएंट इमॉर्टल्स का डिसेंडेंट है। जहां पर हम देखते हैं कि वो नन्हा किलिन इस गार्डियन के पास जाकर अपने नन्हे नन्हे पैरों से हाथ जोड़ते हुए रिक्वेस्ट करने लगता है, जो देखकर वो गार्डियन समझ जाता है और फिर वो उनसे कहने लगता है, यदि तुम लोग एंशिएंट इमॉर्टल रेस के डिसेंडेंट हो और अगर ये किलिन तुम लोगों को लीड करता है तो तुम सभी लोग इसके अंदर एंटर हो सकते हो। जहां पर हम देखते हैं कि वो जो रैबिट गर्ल थी वो उस बैरियर के अंदर एंटर हो भी जाती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि उस गोल्डन किलिन की वजह से सभी लोग उसके अंदर जा पाते हैं, लेकिन तभी जो पर्पल सन लॉर्ड था वो जैसे ही अंदर जाने की कोशिश करता है उसको एक जोरदार झटका लगता है, जहां पर वो गुस्से के साथ कहता है कि अगर सभी लोग अंदर जा सकते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं? जिस पर वो गार्डियन कहता है कि सिर्फ वही लोग अंदर जा सकते हैं जो कि इस किलिन के गाइडेंस में हो। जहां पर वो रैबिट गर्ल उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि हाँ तो तुमने सुन लिया, तो उम्मीद करती हूँ कि तुम अपने एरोगेंस को साइड में रखोगे और अपनी बारी के आने का वेट करोगे। इसी के साथ हम शी हाओ को देखते हैं जहां पे उसके आगे मू शेन होता है, जिसके बाद अब मू शेन की बारी आती है और वो जैसे ही उस बैरियर के पास जाता है तो वो थोड़ा हेजिटेट करता है, क्योंकि वो जानता है कि वो दूसरे रियलम का है। यहाँ पर शी हाओ भी उसी को बड़ी गौर से देख रहा था। जहां पर मू शेन जैसे ही उस बैरियर को टच करने की कोशिश करता है तो एक पावरफुल शॉक वेव उसे लगती है जो कि उसे पीछे धकेल देती है, जिससे उसके मुंह से खून भी निकल जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर जो मैन गार्डियन था वो समझ जाता है कि ये बंदा फॉरेन रियलम से आया है और वो तुरंत ही अपने वेपन को उसकी तरफ तान लेते हैं, जो देखकर शी हाओ उसके सामने आके खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि हाँ ये बात सच है कि ये फॉरेन रियलम से बिलोंग करता है, लेकिन अब इसका उस रियलम से कोई भी कनेक्शन नहीं है और अब ये मेरा साथी है। जो बात सुन के वो गार्डियन शी हाओ को चेक करना शुरू कर देता है और कहने लगता है कि क्योंकि इसकी ओरिजिनल प्राइमोडियल स्पिरिट तुम्हारे हाथों में है और इसका कंट्रोल भी तुम्हारे पास है, तो ये इसके अंदर जा सकता है, लेकिन सिर्फ कुछ ही स्पेसिफिक जगह पर जा सकता है। ये इस मेंशन के और इस जगह के ज्यादा डीप में नहीं जा सकता, जिस पर शी हाओ भी मान जाता है और फिर ये दोनों भी उस बैरियर के अंदर आ जाते हैं। जहां पर हम देखते हैं कि वो रैबिट गर्ल उस गार्डियन के पास जाकर कहने लगती है कि ये जो बाकी के 3 लोग हैं ना, ये लोगों को 1 घंटे बाद यहाँ पे एंटर होने देना, स्पेशली उस नीले बैंगन को तो बिल्कुल भी मत आने देना। अब यहाँ पर खुद को नीला बैंगन सुनकर तो उस नीले बैंगन को सच में बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये लोग फाइनली उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहां पर एंशिएंट टाइम के इमॉर्टल किंग्स रहा करते थे। जहां पर हम देखते हैं कि वो मोटा लड़का एक जगह पर जैसे ही अपनी नजरें दौड़ाता है तो वो ये देखकर हैरान था कि ये जगह पूरी तरह से खाली थी, इसीलिए वो कहने लगता है कि चलो हम दूसरी जगह पे चेक करते हैं। जिसके बाद ये लोग एक एक करके बाकी के जो इलाका होते हैं उन्हें भी चेक करते हैं, जहां पर हम लोग फॉक्स गर्ल को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान नजर आ रही थी, क्योंकि उसे भी यहाँ से कुछ नहीं मिलता और इसी वजह से सभी लोग थोड़े परेशान हो जाते हैं। जिसके बाद 2 घंटा बीत जाता है और शी हाओ को भी यहाँ से अभी तक कुछ भी नहीं मिला था, जहां पर वो इस जगह को देखकर अपने मन में कहने लगता है कि यहाँ की जो इमारतें हैं वो अपने अंदर से बहुत ही डिफरेंट टाइप के ऑरा को यहाँ पे रिवील कर रही है। ऐसा लगता है कि ये जगह बाकी के जगहों से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है कि तभी बाकी सब लोग भी उसके पास आ जाते हैं। जहां पे मोटा लड़का कहने लगते हैं कि यार हमने इस पूरी जगह को छान मारा लेकिन कहीं भी कुछ भी नहीं मिला, ना तो हमें कोई डिवाइन मेडिसिन मिली, ना ही कोई मैजिकल ट्रेजर, यहाँ तक कि हमें कोई सिंगल स्क्रिप्चर तक नहीं मिला। पता नहीं हम किस गरीबों के इलाके में आ गए कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ के ट्रेजर्स इतने ज्यादा रेयर है कि यहाँ पे ये पूरी तरह से इनविंसिबल है और हम इसे अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे हैं। जहां पर तभी फॉक्स गर्ल आगे आते हुए कहती है कि शी हाओ तुम्हें एक बॉक्स मिला था, याद है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इस जगह की जितनी भी अपॉर्चुनिटीज है उन्हें सामने लाने की एक चाबी हो? जिस पर रैबिट गर्ल कहती है कि अरे हाँ तुमने सही कहा, मुझे अब याद आया। शी हाओ तुम्हें याद है पहले भी उस बॉक्स ने उस बैरियर के साथ रिएक्ट किया था, तो हो सकता है कि इस बार भी वो कुछ काम कर जाए। जिसकी बातें सुनकर शी हाओ कहता है कि हाँ बात में तो दम है, और इसके साथ ही शी हाओ उस ट्रेजर बॉक्स को बाहर निकालता है जिससे गोल्डन लाइट बाहर निकल रही थी और फिर तभी मोटे लड़के के फेस पर एक मोटा सा कछुआ जाके चिपक जाता है, जिस वजह से वो बेचारा हड़बड़ाना शुरू कर देता है और कहता है कि अरे अरे मेरे मुंह पे ये क्या चिपक गया। जिसके बाद वो जैसे ही उस टर्टल को देखता है तो कहने लगता है कि अरे क्या बात है, ये तो एक ट्रेजर टर्टल है जो कि हमारी बॉडी के अंदर मौजूद जितनी भी की और ब्लड है उसे रिप्लेनिश करने के लिए सबसे बेहतरीन मेडिसिन है। इसी दौरान यहाँ पर वो टर्टल कहने लगता है कि मुझे पानी चाहिए, प्लीज कोई पानी पिला
पिला दो। अब यहाँ पर शी हाओ उसे देखकर उसके करीब जाते हुए कहता है कि आखिर तुम यहाँ कैसे पहुंची, जिस पर बेचारा ये टर्टल कांपती हुई आवाज में कहने लगता है कि असल में जब मैं उस कीचड़ वाले पानी के अंदर था और मैं उस जगह को थोड़ा एक्सप्लोर कर रहा था तो मेरा ये जो पैर है ये इस बॉक्स पे पड़ गया और तब से मैं इसके अंदर सील होके रह गया। प्लीज मुझे पानी पिला दो क्योंकि मैंने बहुत लंबे अरसे से पानी नहीं पिया। अब यहाँ पर टर्टल के सील हो जाने वाली बात सुनकर शी हाओ को याद आता है कि जब ग्रेट एल्डर शी हाओ को दिखाने के लिए उस पानी में फिशिंग कर रहे थे तो तब उन्हें ये टर्टल मिला था और उन्होंने ये भी कहा था कि उस डिवाइन पॉन्ड में एक मिस्टीरियस सा क्रिएचर छुपा हुआ है। इसी दौरान ये जो टर्टल था ये यहाँ से भागते हुए कहने लगता है कि मुझे पानी फील हो रहा है, जो देखकर शी हाओ समेत सभी लोग इसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। जहाँ पर शी हाओ कहता है कि ये जो एट एंशिएंट टर्टल है ये बहुत ही ज्यादा चालाक होते हैं और ये लोग डिवाइन मेडिसिन को ढूंढने के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन साबित होते हैं, जिसके बाद अब ये लोग तेजी से उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। इसी के साथ वो टर्टल सभी को एक डिवाइन पूल की तरफ ले आता है जिसे देखकर मोटे लड़के से रहा नहीं जाता और वो इसमें छलांग लगा देता है। जहाँ पर शी हाओ अपने मन में कहने लगता है कि क्या ये वही मेडिसिनल पूल है जिसके अंदर वो मिस्टीरियस सा क्रिएचर रहता है, जिसके बारे में ग्रेट एल्डर ने एक बार मुझसे कहा था। अगर हाँ तो हमें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा क्योंकि हो सकता है कि वो जो क्रिएचर है वो आसपास से ही हमें कहीं से देख रहा हो। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर वो तीनों सुप्रीम जीनियस भी इसी पूल के पास टेलीपोर्ट होकर आ जाते हैं क्योंकि 1 घंटा तो कब का बीत गया है। जिसके बाद यहाँ पर हम मोटे लड़के को देखते हैं जो कि बिना रुके पूरे के पूरे होली वाटर का मजा ले रहा था, जो देखकर त्यानशेन एकेडमी के जितने भी वॉरियर्स थे वो लोग भी इसमें डुबकी लगा लेते हैं। इधर दूसरी तरफ वो मोटा लड़का कहता है कि यार ये तो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल मेडिसिन है, मेरी बॉडी तो यूं चुटकियों में हील हो गई। जो नजारा देखकर उस नीले बैंगन मतलब पर्पल सन लॉर्ड से भी रहा नहीं जाता और वो भी इसमें डुबकी लगा देता है और ऐसे भर भर के पानी पी रहा था जैसे कि ना जाने कितने सालों का ये प्यासा हो। जहां पर मोटा लड़का अपने सभी दोस्तों से कहता है कि तुम्हें भी अंदर आके इस होली वाटर को टेस्ट करना चाहिए, जिस पर फॉक्स गर्ल और रैबिट गर्ल उसे मना कर देती है और कहती है कि तुम ही लोग पियो, हमें नहीं पीना। इसी दौरान यहाँ पर इन्हें सोल अट्रैक्टिंग लोटस भी नजर आता है, लेकिन तभी यहाँ पर एक थ्रोन अपीयर हो जाता है जिसमें से एक आवाज आती है जो कि सभी से कहने लगता है कि आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे पैलेस के इस जगह पे आने की। जो सुनकर तो फॉक्स गर्ल और रैबिट गर्ल अपने अटैक्स को रेडी कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये देखकर मोटा लड़का कहने लगता है कि आखिर ये कौन है कि तभी हम देखते हैं कि उस थ्रोन के ऊपर लिटिल हेवनली हॉर्न्ड एंट मौजूद था, जिसे देखकर वो मोटा लड़का कहने लगता है कि ये तो मेरे मुट्ठी भर का भी नहीं है, इसे तो मैं यूं मसल के रख दूंगा। अब ये सुनना ही था कि वो लिटिल हॉर्न्ड एंट अपना मुका टाइट करता है और आगे बढ़ जाता है, जो देखकर फॉक्स गर्ल और एक और बंदा उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं रोक पाते और वो एक जोरदार मुका उसके चेहरे पे जड़ देता है जिससे वो बहुत दूर तक उड़ते हुए एक बिल्डिंग से जा टकराता है। अब यहाँ पर ये देखकर तो भाई शी हाओ भी हक्का बक्का रह जाता है। इसी के साथ वो लिटिल किंग बड़े एटीट्यूड के साथ कहता है कि बताओ आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस जगह पे आने की और मेरे इस नहाने के पानी को चुराने की। अब यहाँ पर नहाने का पानी सुनते साथ ही उस मोटे लड़के की दुनिया तक हिल जाती है और वो उल्टियां करना शुरू कर देता है और इसी के साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आई होप कि तुम सबको आज का वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।